दोस्तों आज का लेक्चर आपके लिए रिटेन में नहीं होगा। आज हम डायरेक्टली आपके सामने कुछ ऐसे पैकेट्स लेकर आए हैं छोटे छोटे, जो कि बूस्टर पैकेट्स हैं। तो यहाँ से आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके साथ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका बूस्टर 1 होगा, साइंस के सारे प्रश्न होंगे और ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो इनको आइए डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो किस प्रकार से ये जो क्लास है चलने वाली है, डायरेक्टली मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगा और बिल्कुल उसी मेथड से जैसा कि पहले जो होता है ना, जब आप पढ़ते थे, बच्चे थे, तो टीचर आते थे, ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे और आपसे सवाल करते थे, फिर उसका आंसर लिखते थे। तो उसी तरीके से ये क्लास आज की होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ। आप ये बताएंगे कि जर्मन सिल्वर में, जो जर्मन सिल्वर होता है, तो इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। कितने लोग जानते हैं कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाया जाता है? देखो दोस्तों, जो कॉपर है Cu प्लस जिंक यानी Zn और निकिल, ये 3 एलिमेंट हैं और तीनों जब मिलते हैं तो इन्हें कहा जाता है जर्मन सिल्वर। ठीक है। एक और प्रश्न आता है एग्जाम में जिसे कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। कितने लोग जानते हैं कि प्रोड्यूसर गैस जो होती है, प्रोड्यूसर गैस, ये किन 2 गैसों का मिक्सचर होता है? कितने लोग जानते हैं प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या पाया जाता है? तो देखो, इसमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये होती है प्रोड्यूसर गैस। और इसी प्रकार से एक गैस और भी होती है। कौन सी गैस होती है? वाटर गैस। कितने लोग जानते हैं इसके बारे में कि वाटर गैस, इसमें कौन सी 2 गैसें होती हैं? वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है। ये देखो, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जब नाइट्रोजन मिलता है तो क्या बनता है? प्रोड्यूसर गैस। और जब हाइड्रोजन मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड में तो बनता है वाटर गैस। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक गैस और भी होती है जिसको कहते हैं कोल गैस। क्या कहते हैं? कोल गैस। तो कोल गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं? ये 3 गैसों का मिश्रण होता है। इसमें हाइड्रोजन होता है, ध्यान दीजिएगा, और क्या होता है? मेथेन होता है। ठीक है, मेथेन। और मेथेन के साथ साथ और क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये 3 गैसें जब मिलती हैं तो क्या बनता है? कोल गैस। ठीक है ना। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसें हैं। कॉपर का जो अयस्क होता है, जो कॉपर होता है ना, तांबे का जो अयस्क होता है, ओर, तो इनके नाम क्या होते हैं? क्या नाम होते हैं बताओ? देखो, एक आपका होता है क्यूप्राइट। क्या कहते हैं इसे? क्यूप्राइट कहते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो और क्या होता है? एजुराइट। एजुराइट भी कॉपर का ही अयस्क है। क्या नाम है? एजुराइट। और क्या होता है? कैल्कोसाइट। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो सोना होता है, गोल्ड, सोने का जो अयस्क होता है उसके क्या नाम है? तो देखो, सोने का जो अयस्क है दोस्तों, एक तो आपका होता है कैल्वेराइट। क्या नाम होता है? कैल्वेराइट। और क्या होता है? सिल्वेनाइट्स। कैल्वेराइट्स और सिल्वेराइट्स, ये जो ओर हैं, ये किसके हैं? ये सोने के अयस्क हैं। इसी प्रकार से टिन है। टिन का अयस्क कौन सा होता है? जिसे कहते हैं कैसीटेराइट। क्या कहते हैं इसे? कैसीटेराइट। ठीक है ना। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होगा। अगर आपसे एग्ज़ाम में ये आ गया कि जो कपड़े आप वॉश करते हैं तो वॉशिंग सोडा जो होता है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा? बताओ। देखो 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 दोस्तों, ये होता है आपका सोडियम, NaCO3, सोडियम कार्बोनेट, इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है ना। और इसी की तरह एक और होता है आपका कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हिंदी मीडियम के हैं तो मैं हिंदी में लिखूँगा, और हो सकता है मैक्सिमम उसमें जो हैं वो साइंस बैकग्राउंड के ना हो। ठीक है। तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे, और इसे कहा जाता है कास्टिक सोडा। ठीक है ना। अब एक और सोडा होता है जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, खाना जब बनाते हैं आप कभी कभी
तो बेकिंग सोडा प्रयोग में लाया जाता है ना। तो बेकिंग सोडा ये क्या होता है, ये क्या था, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें हम क्या करेंगे, अगर NaHOH ये हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोजन मिल गया तो ये बन गया हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे इसे। तो ये हो गया आपका बेकिंग सोडा, ठीक है ना। NaHOH सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। और दोस्तों इसी प्रकार से जो फेरस सल्फेट होता है, ध्यान देना, जो फेरस सल्फेट होता है, ठीक है, फेरस सल्फेट, इसको क्या कहते हैं, हरा कसीस। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हरा कसीस जो है किसे कहते हैं, तो फेरस सल्फेट को कहते हैं। फेरस यानी कि Fe2SO4, ये होता है आपका फेरस सल्फेट, मतलब हरा कसीस, ठीक है ना, इसे कहते हैं हरा कसीस। और इसी प्रकार से एक और आपका बनता है सफ़ेद कसीस। सफ़ेद कसीस किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये होता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो होता है इसे कहते हैं सफ़ेद कसीस, ठीक है। और एक है आपका क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नीला कसीस। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में अगर इतनी चीज़ें आप पढ़े रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए आप कि जो विल्सन रोग है ये किस मतलब धातु की अधिकता से होता है। विल्सन नामक जो रोग होता है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि विल्सन रोग किस धातु की वजह से होता है। तो याद रखना कि जब तांबे की अधिकता हो जाती है, तांबा कारण होता है विल्सन रोग का, ठीक है। और कांच पर लेखन के लिए कौन सा एसिड प्रयोग में लाया जाता है। अगर आपको कांच पर लिखना है, कांच पर लिखना है तो कौन सा एसिड प्रयोग में लाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या Cl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कांच पर लिखा जाता है। और ये जो HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको क्या कहते हैं, इसका एक नाम और है म्यूरेटिक एसिड। इसे ही कहते हैं म्यूरेटिक एसिड, ठीक है, क्या कहते हैं, म्यूरेटिक एसिड कहते हैं इसे, ठीक है। और दोस्तों बायोलॉजी से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिनको आप देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हॉट स्पॉट शब्द कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा, और प्रश्न क्या पूछते हैं कि हॉट स्पॉट शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था। हॉट स्पॉट शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग में लाया था, तो ध्यान रखना इनका नाम था, क्या नाम था, नॉर्मन मायर्स। क्या नाम था, नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। और अगर एग्जाम में ये आ गया कि जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो E.O. विल्सन ने किया था, E.O. विल्सन ने किया था, ठीक है ना। दोस्तों ये इंग्लिश जो मैं लिख रहा हूँ ना, हिंदी और अंग्रेजी मिक्स करके, दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, मैं तो समझ रहा हूँ कि दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। देखो दोस्तों इसी प्रकार से एक है रामसर स्थल। अभी फ़िलहाल भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। देखो फ्रेंड्स, नवंबर 2025 तक, अभी तक यानी कि नवंबर 2025 तक अगर देखें तो भारत में जो रामसर साइट्स हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है, तो देखो ये बढ़ के हो गई है 94। इसमें भारत में 94 रामसर साइट्स हो गए हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। और हाल ही में जो स्थल जुड़े हैं, तो बिहार में बक्सर के गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण के उदयपुर झील को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ये जरूर याद रखना आप, इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों ही जो नए वाले जुड़े हैं ना, एक आपका जो है दोनों ही बिहार से हैं, ये ध्यान रखना कि 2 रामसर साइट ऐड हुए हैं हाल ही में, दोनों बिहार से हैं। एक मिलेगा आपको बक्सर में, जिसका नाम क्या है, बक्सर में स्थित है गोकुल जलाशय। और दूसरा कौन सा है, पश्चिम चंपारण के उदयपुर झील को, जो उदयपुर झील है ये पश्चिम चंपारण में है। तो अब इनको जोड़ के कुल कितने रामसर साइट्स हो गए हैं, 94 हो गए हैं। इसी प्रकार से एक रामसर स्थल है जिसका नाम है आसन रामसर स्थल। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना पता आपको होना चाहिए, ठीक है। और भारत में रामसर स्थलों की संख्या एशिया में सबसे अधिक है, ये भी याद रखना। और किस स्टेट में सबसे अधिक रामसर साइट्स हैं, तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु पहले स्थान पर है, फिर यूपी दूसरे स्थान पर है। रामसर साइट सबसे अधिक कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, फिर यूपी में है, ठीक है।
अब इसी प्रकार से एक प्रश्न और भी आता है कि जीन पुल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कौन सा शब्द? जीन पुल। जीन पुल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना, हॉर्लेन एंड डीवेट के द्वारा इसका, ये जो शब्द है जीन पुल, तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? हॉर्लेन एंड डीवेट के द्वारा। ठीक है ना। जैव विविधता का मापन कैसे होता है दोस्तों? जो बायोडाइवर्सिटी होती है, इसको जब मापा जाता है तो 3 प्रकार से इसे मापा जाता है। कैसे कैसे? एक होती है अल्फा डाइवर्सिटी, यानी कि अल्फा विविधता। इसमें क्या मापते हैं? ये प्रदत्त क्षेत्र में, यानी कि जो एरिया दिया गया होता है, इसमें जातियों की कुल संख्या कितनी है, इसे कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, यानी कि अल्फा विविधता। एक और होता है बीटा विविधता। बीटा विविधता में क्या क्या मापा जाता है? ठीक है, क्या मापते हैं? तो प्रजातियों की कुल संख्या का जो मतलब गणना की जाती है उसे कहते हैं बीटा। यानी जैसे होता है ना कि कबूतर हो गए, तो कबूतर की कितनी प्रजातियां हो गई, तो प्रजातियों की जो संख्या है उसका जो मान होता है उसे कहते हैं बीटा विविधता। और एक और होगा अल्फा बीटा, तो गामा कहाँ छूटने वाला है, तो ये होता है क्षेत्रीय विविधता, यानी कि जो क्षेत्र हैं किस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, ये जो क्षेत्रीय विविधता होती है उसको मापते हैं गामा डाइवर्सिटी से या गामा विविधता से। ये आप याद रखना। ठीक है ना। तो जैव विविधता को मापने के कितने मापदंड हैं? 3 हैं। कौन से हैं? अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। अल्फा विविधता में क्या मापा जाता है? प्रदत्त क्षेत्र में जातियों की कुल संख्या। बीटा विविधता में क्या मापते हैं? प्रजातियों की संख्या का मान। और जो क्षेत्रीय विविधता है उसे गामा विविधता में मापा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार से एक और याद रखना, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? इसका संबंध भी रामसर साइट से ही है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये कई बार शब्द जो है प्रयोग में आता है। क्या मतलब होता है इसका? देखो, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है दोस्तों, ये जो आपके रामसर साइट्स हैं, आर्द्र भूमियाँ, वेटलैंड्स, इनकी सूची होती है। लेकिन ये सभी जो वेटलैंड हैं उनकी सूची नहीं है। ऐसे वेटलैंड की सूची होती है जो मानव गतिविधियों से प्रभावित होती है। ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि ऐसे वेटलैंड जो मानव गतिविधियों से प्रभावित हो रहे हैं उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो भारत की 2 झीलें हैं जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आती हैं। एक तो आपकी है लोकटक झील। कौन सी है? लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है बताओ? ये मिलेगा आपको मणिपुर में। ठीक है। और दूसरी कौन सी है? केवलादेव। केवलादेव कहाँ पर मिलेगा आपको? ये दोस्तों मिलेगा आपको राजस्थान में। ये 2 झीलें हैं जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आती हैं। हालांकि लोकटक झील बाद में वापस आ गई है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन केवलादेव तो अभी भी शामिल है। ठीक है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था? अगर एग्जाम में आ गया कि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ये कब बना था, कब पारित हुआ था, तो इसका आंसर क्या देंगे आप? 1972 में बना था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था कब? 1972 में। अच्छा, ये तो देखो वन्यजीव हो गया ना। इसी प्रकार से मिलता जुलता एक शब्द और आएगा, कन्फ्यूज मत होना इसमें। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, लेकिन अगर जीव को हटा दिया जाए और प्रश्न ये बने कि वन संरक्षण अधिनियम, अब बात यहाँ पर क्या हो रही है? वन संरक्षण के बारे में हो रही है कि वन संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ दोस्तों 1980 में। ठीक है, 1980 में। चिंता मत करिए, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी एक बहुत ही शानदार PDF टाइप करवा के मैं आपको पेड ग्रुप में दे दूंगा, और जितने भी लोग पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो लोग बिल्कुल इसका रिवीजन कर पाएंगे। पेड ग्रुप जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो उनको भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत यूजफुल रहेगा। ओनली 299 रुपीज़ देकर आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, या फिर आप हमें हेल्प लिखकर भेज दीजिएगा 9452252260 पर। ठीक है, बाकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो 2 हो गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। इसी प्रकार से एक और है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगर एग्जाम में आ गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ, तो फिर बताओ कब पारित हुआ था? ये 1986 में पारित हुआ, 1986 में। ठीक है। और देखो दोस्तों, इसके पहले ही, यानी कि पर्यावरण संरक्षण से पहले ही
हमने वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम को पारित कर लिया था। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, हालांकि वायु प्रदूषण निवारण अभी तक लागू नहीं हो सका, लेकिन ये पारित कब हुआ था? 1981 में पारित हो गया था, ठीक है ना। और शांत घाटी आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? तो ध्यान देना, शांत घाटी आंदोलन ये शुरू हुआ था 1973 में, ठीक है ना। और जंगल बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? जंगल बचाओ आंदोलन तो ये शुरू हुआ दोस्तों 1980 में, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन हालांकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नर्मदा बचाओ ये शुरू हुआ था 1989 में। और एपिको आंदोलन ये एग्ज़ाम में पूछते हैं, कई बार पूछा गया है कि जो एपिको आंदोलन है ये कब स्टार्ट हुआ था? तो दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था 1983 में, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी होंगी। और इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? ध्यान देना कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है तो ये शुरू हुआ कब? 1973 में शुरू हुआ था, ठीक है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब शुरू हुआ? तो 1992 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम में ये भी आता है, अक्सर बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर प्रश्न आजकल बायोलॉजी के ही आ रहे हैं। जैसे कि मेंडल का जो आनुवंशिकता का नियम है, तो कितने नियम हैं? मेंडल ने आनुवंशिकता के कितने नियम दिए हैं? मेंडल के आनुवंशिकता के जो नियम हैं वो कितने हैं? जानते हैं कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? पहला नियम, फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल ये कहता है दोस्तों प्रभाविता का नियम, ठीक है। प्रभाविता का नियम ये पहला है। दूसरा कौन सा है? पृथक्करण का नियम, ठीक है। ये सब मैं आपको अंग्रेजी में भी पढ़ाऊंगा और उसमें भी मैं डाल दूंगा इंग्लिश में भी, बाइलिंगुअल, ठीक है। तीसरा कौन सा है? स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। तो बस इतना याद रखना कि मेंडल का जो आनुवंशिकता का नियम है वो 3 है, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। अच्छा चलो, अब कुछ और प्रश्न, जैसे कि ये बताओ कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? अगर एग्ज़ाम में आ गया कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो क्या बताएंगे आप? सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है बताओ? तो दोस्तों ये होती है आपकी मैंडिबल। क्या नाम है इसका? मैंडिबल, ठीक है। मैंडिबल हड्डी ये निचले जबड़े की हड्डी होती है, मैंडिबल, जो कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बात करें तो कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि शरीर की दूसरी सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? पहली तो मैंडिबल हो गई, और अगली कौन सी है दूसरे नंबर पर जो सबसे मजबूत हड्डी है, कौन सी है? तो ये फीमर हड्डी है। फीमर हड्डी जो कि जांघ में पाई जाती है, सबसे मतलब शरीर की दूसरी सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है। सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी होती है ये बताओ? शरीर की जो सबसे कमज़ोर हड्डी है कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो देखो दोस्तों, ये होता है कान में पाई जाती है ये हड्डी, इसे क्या कहते हैं? मेलियस। मेलियस ये हड्डी शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी होती है। और सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है ये बताओ? सबसे पतली हड्डी तो ये फिबुला होती है, ठीक है। बस इतना याद रखो। और फुफ्फुस धमनी के बारे में आप जानते होंगे, बात करते हैं हार्ट के बारे में। तो ये जो फुफ्फुस धमनी है कई बार पूछी जाती है, ये फुफ्फुस धमनी का काम क्या होता है? फुफ्फुस धमनी, तो दोस्तों याद रखना, ये जो धमनी है ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। जो अशुद्ध रक्त होता है उसको लाने का काम कौन करता है? अशुद्ध रक्त परिवहन का काम फुफ्फुस धमनी करती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। धमनियों का रंग लाल होता है, सिराओं का रंग जो होता है नीला होता है, ये भी आप रखेंगे। धमनी जो होती है, धमनी किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। और जो सिराएं होती हैं वो नीले रंग की होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमारा जो जीभ होता है, जीभ, ये जीभ हो गया, तो इसका जो अग्र छोर है, अग्र छोर ये मीठे को सेंस करता है, मीठा सेंस करता है। और ये जो पिछला वाला छोर है ये जो है कड़वा सेंस करता है, ठीक है ना। और पार्व जो पश्च किनारा होता है ये खट्टा, ये जो होता है ये खट्टा। और जो अग्र किनारा होता है इधर वाला ये खट्टा यहाँ से, और ये जो किनारा है ये नमकीन को सेंस करता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं मंगोली जड़ता। क्या कहते हैं? मंगोली जड़ता।
यानी कि डाउन सिंड्रोम, मंगोली जड़ता, क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में, इसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना। तो ये एक आनुवंशिक बीमारी है, याद रखना। क्यों होती है? जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र के अलावा एक तीसरा गुणसूत्र मौजूद होता है। इस तीसरी जोड़ी गुणसूत्र को ट्राइसोमी कहा जाता है, और यही थोड़ा सा जो है ना ऊपर नीचे होता है, तो ये बीमारी जो है वो परिलक्षित होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में आ गया कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, तो याद रखना डुजार्डिन, ये नाम होगा, किसने की थी, डुजार्डिन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी आता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये तो आसान है, आपने पढ़ा होगा, रॉबर्ट हुक ने की थी। और केंद्रक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्या नाम था उनका, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना। इसी प्रकार से, और जो कवक होता है, कवक का अध्ययन करते हैं, तो विज्ञान के किस भाग के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है, तो कवक अध्ययन की शाखा को कहते हैं माइकोलॉजी। अगर माइकोलॉजी शब्द का प्रयोग में कोई प्रयोग में लाए तो याद रखना, मतलब वो कवक के अध्ययन की बात हो रही है, माइकोलॉजी। और इसी प्रकार से एक और है लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी में क्या होता है, लाइकेन की जो स्टडी होती है उसे कहते हैं लाइकेनोलॉजी। और एक होता है आपका फाइकोलॉजी। अगर एग्ज़ाम में आ गया कि फाइकोलॉजी क्या है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाइकोलॉजी दैट इज शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। रूसेला नामक लाइकेन से प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। जो होता है ना लिटमस पेपर, जो प्रयोगशाला में आप प्रयोग में लाते हैं, तो वो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। और रेनडियर मांस ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये एक खाद्य लाइकेन होता है जिसे कहते हैं रेनडियर मांस, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जैसे कि एक होता है रेमेनीला लाइकेन, क्या कहते हैं इसे, रेमेनीला लाइकेन होता है, इससे इत्र बनाया जाता है, इत्र सेंट, ठीक है ना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है इसे, क्लोरेला लाइकेन नहीं है, बल्कि यह एक शैवाल है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्लोरेला, क्योंकि दोस्तों जो क्लोरेला होता है ना, ये अंतरिक्ष शैवाल होता है, मतलब अंतरिक्ष में इसे भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मुझे लगा कि आपसे डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो 2-4 बूस्टर मैं ऐसे करवाता हूँ आप लोगों के, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग पेड को सुनना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। थैंक यू।